गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, द मुग़ल एम्पायर। इसमें प्रीवियसली हम लोगों ने अंडर द शाहजहां आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उसका नेक्स्ट सेक्शन जो है मिनिएचर्स ऑफ मुगल्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं मिनिएचर्स क्या होता है। तो मिनिएचर्स आर बेसिकली स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स डन इन वाटर कलर और ऑन क्लॉथ और पेपर। स्मॉल साइज के पेंटिंग्स होते हैं जो कि वाटर कलर के द्वारा किए जाते हैं क्लॉथ्स पर, पेपर्स पर। ठीक है, इसको हम लोग लघु चित्र भी कहते हैं हिंदी में। तो इंडियन अगर ट्रेडिशन की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें हम लोग, तो पुराने समय से ही इस तरह के जो पेंटिंग्स है उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ होते आ रहा है। क्योंकि जब रिटन फॉर्म में कोई भी इंसिडेंट्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाता था, तो पेंटिंग्स के थ्रू ही उस समय के इंसिडेंट्स को, ठीक है, थ्रू द पेंटिंग्स उसका एक्सप्रेशन जो है वो किया जाता था, और वहीं से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज भी मिलती है। सो ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिस्ट्रेटेड पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी पाम के लीफ पर जो है वो चीज़ें लिखी जाती थी, बट उसमें जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हुआ करता था। तभी उसके बाद जो है मिनिएचर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि उससे बड़े साइज के पेंटिंग्स बनाने का चलन जो है वो शुरू हो गया। क्योंकि पाम लीफ पर का इस्तेमाल होता था पहले लिखने के लिए, तो उस पर अगर कोई पिक्चर्स के थ्रू हमें किसी इंसिडेंट्स को एक्सप्रेस करना है, शो करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि उसका साइज बहुत ही छोटा बन पाता था। तो इसके वजह से मिनिएचर पेंटिंग का जो है वो चलन शुरू हुआ। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मिनिएचर्स क्या होता है, एक स्मॉल साइज पेंटिंग्स होता है जो कि क्लॉथ और पेपर पर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर कलर। अब इसको ये इट ऑल्सो डन ऑन पेपर, आइवरी पैनल्स, वुडन टेबल्स, लेदर, मार्बल्स, क्लॉथ एंड वॉल्स। इन सारे चीज़ों पर भी मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो की जाती हैं। खास करके जब मिनिएचर पेंटिंग्स पुराने समय में हुआ करते थे तो जैन्स और बुद्धिस्ट से रिलेटेड मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो बनाए जाते थे। साथ ही मुगल्स के अगर रिलेट करें इसको, तो मुग़ल, राजपूत, डेक्कन और इन सारे लोगों का भी मिनिएचर्स जो है वो पहले इस्तेमाल किया जाता था। और जो थीम्स हुआ करती है, जैसे हम लोग अभी मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे थीम्स यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को वो अच्छा दिखे, उसका लुक अच्छा है, उसका स्क्रीन अच्छा दिखे। तो इस तरह से जो मिनिएचर्स बनाए जाते थे, स्मॉल साइज पेंटिंग्स बनाए जाते थे, उसमें भी थीम्स का इस्तेमाल किया जाता था। और वो थीम्स जो है इंस्पायर्ड होते थे किससे, रामायण से, महाभारत से, भागवत पुराण, रसी प्रिया, रस मंजरी, इन सारे चीज़ों से और क्लासिकल म्यूज़िक से भी थीम्स जो है लिए जाते थे और उनका इस्तेमाल करके उन थीम्स का मिनिएचर जो है वो बनाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मिनिएचर पेंटिंग के कुछ स्कूल्स, ठीक है, वो कहाँ कहाँ है, जैसे कि राजस्थान, वहाँ पर कोर ऑफ मिनिएचर माना जाता है, दैट मीन्स कि गढ़ उसका माना जाता है मिनिएचर पेंटिंग का। जैसे जोधपुर, जयपुर, ठीक है, मुगल, कांगड़ा, मेवाड़, इन सारे प्लेसेस पर स्कूल ऑफ मिनिएचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर मिनिएचर्स स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि वो गढ़ है एक तरह का मिनिएचर पेंटिंग्स का। द जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डिपिक्ट लव सीन्स ऑफ लवर्स, ढोलू एंड मारू ऑन कैमल बैक। अब कुछ ऐसे फेमस सीन्स है जो मिनिएचर्स में शो किए जाते हैं, जैसे कि ढोलू एंड मारू जो है वो कैमल के पीठ पर बैठे हुए हैं। देयर आर हंटिंग सीन्स विथ एलिफेंट एंड हॉर्सेस, ठीक है, कुछ हंटिंग सीन्स भी इसमें शो किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करें तो मेजरली जो देखा जाता है वो गोल्ड कलर और स्टोन कलर का इस मिनिएचर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डिपिक्ट्स लव सीन्स,
ठीक है। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर्स जो हैं, जहाँ पर मुगल से रिलेटेड मिनिएचर्स बनाए जाते थे, वहाँ पर किस चीज़ को दर्शाया जाता था? लव सीन्स को दर्शाया जाता था, मुगल रॉयल कोर्ट्स को दर्शाया जाता था, जो उनके दरबार हुआ करते थे, मुगल्स के बहुत ही आलीशान दरबार हुआ करते थे, उन्हें दर्शाया जाता है। एंड द बैटल फील्ड्स, और जो मुगल्स बैटल फील्ड में जिस तरह के युद्ध लड़ रहे हैं उसको दर्शाया जाता था विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड स्टोन कलर्स। इन दो कलर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। और इन जो स्टाइल, इसको स्टाइलाइज्ड करने के लिए जो भी पेंटिंग्स होती थी मुगल से रिलेटेड, उसको बहुत ही बेहतर लुक देने के लिए, स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए इंडियन और पर्शियन स्टाइल का उसमें इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो मिनिएचर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश दिखे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। बट राजपूत्स और मुगल्स के जो मिनिएचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें कलर्स का डिफरेंस साफ तौर से देखा जा सकता है। While the Mughal school features muted colors, giving it a shadow and depth, the Rajasthan school uses bold primary colors which give the paintings an abstract look. अगर राजस्थान मिनिएचर फीचर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही धीमे कलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसमें शैडो दिखाया जाता है, डेप्थ दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये मुगल स्कूल ऑफ फीचर्स में शो किया जाता है, शैडो और डेप्थ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही धीमे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम राजस्थान स्कूल्स की बात करें तो बोल्ड कलर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि पेंटिंग्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखे और एब्स्ट्रैक्ट लुक दे पेंटिंग्स। इस तरह से कलर्स में कुछ डिफरेंस जो है वो देखे जा सकते हैं वाइल द मेकिंग द मिनिएचर्स ऑफ मुगल्स और द राजपूत्स। कुछ और स्कूल की बात करें, मिनिएचर स्कूल की बात करें तो जैसे मालवा स्कूल, बुंदेलखंड स्कूल, राघोगढ़ स्कूल, पानीथानी और इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए वेल नोन है। अब द फोक मिनिएचर पेंटिंग्स, जो लोक कला होती है, ठीक है, उसको हम लोग फोक कहते हैं। तो फोक मिनिएचर पेंटिंग्स में दो तरह के स्टाइल्स देखे जा सकते हैं, एक है फार्ट्स और एक है पिछवास। ये दो तरह के स्टाइल्स जो है फोक मिनिएचर पेंटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं। और इस तरह के जो these were developed by the artisans and peasants and are very attractive and vibrant। और ये जो फोक स्टाइल के जिसमें फार्ट्स और पिछवास का इस्तेमाल किया जाता है स्टाइल्स का, उन पेंटिंग्स को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एकदम वाइब्रेंट है, जीवंत है। ठीक है, जैसे कि कोई जीवित व्यक्ति का, कोई जीवित एनिमल है, उस तरह का फीलिंग आता है उस पेंटिंग्स को देखने के बाद। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सेशन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का किस तरह से राज्याभिषेक हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन 1658 एडी औरंगजेब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्पेरर ऑफ इंडिया। इसने खुद को राजा घोषित कर दिया था, ना कि इसको बहुत ही खुशी खुशी राजगद्दी सौंपी गई थी। तो इनके जो बाकी के 3 ब्रदर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और औरंगजेब ने उनसे छुटकारा पाया और साथ ही अपने पिता शाहजहां को क्या कर दिया था, प्रिजन में डाल दिया था, कैद खाने में डाल दिया था, इन द फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा के किले में उन्हें कैद कर दिया गया था, शाहजहां को भाई औरंगजेब। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें तो औरंगजेब वाज एन एक्सेलेंट मिलिट्री कमांडर, बहुत ही बेहतरीन मिलिट्री कमांडर थे और डिप्लोमेट थे, यानी कि रणनीति बनाने में वो बहुत ही माहिर थे। स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, हार्ड वर्किंग रूलर थे और डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाले पर्सन थे। बट ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। बट उनका अगर जीवन लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपली लाइफ को वो एग्जिस्ट करते थे अपने, ठीक है, जीते थे। बिकॉज वो क्या थे, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है वैसा पर्सन जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुरानी
सोच है, मान्यताएं हैं, उनको लेकर चलने वाला व्यक्ति, उनको बहुत ज़्यादा मानने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग रूढ़िवादी भी कहते हैं। ये जो औरंगज़ेब थे वो क्या थे? गॉड फियरिंग मुस्लिम थे, यानी इनका मानना था कि अगर हम किसी तरह का कोई गलत काम करते हैं तो अल्लाह मुझे क्या करेगा, भगवान जो है ऊपर वाला मुझे सज़ा देगा। तो इस वजह से वो भगवान से बहुत ज़्यादा डरने वाले मुस्लिम थे। ही डिड नॉट टॉलरेट एनी पॉम्प एंड लग्जरी एट हिज कोर्ट। अपने कोर्ट में किसी तरह का कोई भी लग्जरियस फैसिलिटीज़ वो इस्तेमाल नहीं किया करते थे, यानी कि सिंपल तरीके से रहते थे, कोई शान शौकत नहीं थी, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं हुआ करता था इनके लाइफ स्टाइल में, ठीक है। ही वॉज नैरो माइंडेड एंड इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। बट इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या थी? ये थी इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट कि ये दूसरे रिलीजन को, जिस तरह से अकबर और शाहजहां और अदर मुग़ल एम्पेयर्स जो थे, सारे रिलीजन्स को क्या करते थे, टॉलरेंस देते थे, सबको मान्यता देते थे, सबको एक समान समझते थे। वहीं औरंगज़ेब जो है एक नैरो माइंडेड पर्सन थे, बहुत ही नैरो सोच रखने वाले पर्सन थे, और ये दूसरे रिलीजन्स के प्रति इनटॉलरेट थे, यानी कि दूसरे रिलीजन्स को अपने रिलीजन्स के बराबर नहीं मानते थे ये, ठीक है। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट under him, but due to his religious policies he had to face many revolts. इन्होंने अपने मुग़ल एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया, बढ़ाया, फैलाया, बट क्योंकि रिलीजियस पॉलिसीज़ इनकी इस तरह की थी कि ये दूसरे धर्मों को क्या करते थे, इक्वली नहीं समझते थे, इस वजह से इनको बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा, रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि बुंदेल्स, इन्होंने इनके खिलाफ बगावत की, सिख्स, जाट्स, सतनामीज़, ये सारे लोग इनसे रिवॉल्ट यानी कि इनसे विद्रोह किया करते थे, इनका इनसे युद्ध लड़ा करते थे। इस वजह से इनकी जो लॉयल्टी है ये भी कम हो गई राजपूत के अगेंस्ट। हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं किस तरह से दूसरे मुग़ल एम्पेयर्स ने, अकबर की बात कर ले, उन्होंने राजपूत के साथ क्या किया था, समझौता किया था, उनसे दोस्ती की थी। वहीं औरंगज़ेब अपने रिलीजियस इनटॉलरेंट बिहेवियर के वजह से राजपूत की लॉयल्टी यानी उनका विश्वास जो है उन्होंने खो दिया। ही रूल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज। इस्लाम में जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और उसी का एक पार्ट है जैसे जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन हिंदूज, और फिर से जजिया नाम का एक कानून है जिसको इन्होंने हिंदूज के ऊपर फिर से लागू करवाया। तो जजिया क्या था स्टूडेंट्स की, अहमद शाह जो थे, जो कि गुजरात के एक रूलर थे, अहमद शाह वाज ए रूलर ऑफ गुजरात, इन्होंने जजिया कानून को 1414 में, कब 1414 में इन्होंने जजिया कानून को लागू करवाया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था। इसमें होता यह है कि जो नन मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी वैसे लोग जो मुस्लिम रिलीजन से रिलेट नहीं करते हैं, उनके द्वारा एक तरह का टैक्स लिया जाता था, ठीक है। मुस्लिम एम्पेयर्स जो होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था। हिंदू ले लो या फिर जैन ले लो या बुद्ध, ये सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम रूलर्स को टैक्स पे किया करते थे, जिसको जजिया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? अहमद शाह ने किया था। अहमद शाह ने किया था, जो कि गुजरात के रूलर थे, और 1414 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट जजिया was later abolished by the third Mughal emperor Akbar in 1579। 1579 में अकबर ने, जो कि थर्ड रूलर थे मुगल्स के, अकबर ने इस कानून को ख़त्म कर दिया था, इसको एबोलाइज कर दिया था, किसको? जजिया कानून को। बट यहाँ पर फिर से औरंगज़ेब ने इसको लागू किया, और नन मुस्लिम पॉपुलेशंस के ऊपर एक तरह का ये लॉ जो है वो लगा दी गया, जिससे कि दूसरे रिलीजन के लोग इनसे और ज़्यादा नाराज़ रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा?